हो पाएंगे। हाँ। तो इस तरह से जो उन्होंने सपना दिखाया है उसे पूरा करने के लिए उस आपको सपने की झलक मोदी दिखती है 3.0 में ये इस सारी चीजें कैबिनेट देखने को में, झलक मिलेंगी। दिखती जी। है। और जिस तरीके से इन 71 चेहरों का चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं की संख्या दिखती है, उसमें युवाओं की संख्या दिखती है। घटक दलों से 11 मंत्री हैं। आज विभाग किसको कौन सा मिलने वाला है, शाम 5 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। मनोहर आप रहिएगा, बाकी सभी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार 3.0 कैबिनेट में आधी आबादी यानी कि महिला मंत्रियों पर भी अच्छा खासा फोकस रखा गया है। इस बार 7 महिला मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मोदी 3.0 कैबिनेट में नारी शक्ति की जयकार होती हुई दिखी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। मोदी 3.0 में महिला मंत्रियों पर फोकस। मोदी 3.0 कैबिनेट में नारी शक्ति की जयकार। मोदी कैबिनेट में महिला प्रतिनिधित्व पर खास ध्यान दिया गया है। वैसे संख्या के आधार पर बात करें तो मोदी 2 के मुकाबले इस बार कम महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है। मोदी 2 के कार्यकाल में जहां 11 महिला कैबिनेट में शामिल थीं, वहीं मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट में करीब आधी महिला मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, जो कि मोदी 1 में रक्षा मंत्री थी, मोदी 2 में वित्त मंत्री और फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनी है। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से अपना दल इसकी सांसद हैं। 2 कार्यकाल से मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में फिर उन्हें जगह मिली है। शोभा करंजले बेंगलुरु नॉर्थ से सांसद हैं, पहली मंत्री रह चुकी हैं, फिर से कैबिनेट में इन्हें मौका मिला है। अन्नपूर्णा देवी झारखंड के कोडरमा से सांसद हैं, पहली मंत्री रह चुकी हैं, मोदी 3 में फिर बनी है मंत्री। रक्षा खड़ से महाराष्ट्र के रावेर सीट से सांसद, रक्षा खड़से की पहली बार एंट्री हुई है, मंत्री पद की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। नीमूबेन बम्भानिया भावनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं, मोदी कैबिनेट में इन्हें भी जगह मिली है। सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों में 74 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं, जबकि 2019 के आम चुनाव में संख्या 78 थी। 11 महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। कुल 797 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा 69 को और कांग्रेस ने 41 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या फिलहाल तो कम ही दिख रही है। 1/3 आरक्षण का बिल पास करने वाली संसद के सामने अभी चैलेंज बड़ा है। कैबिनेट में भी 1/3 सीटें महिलाओं को कब नसीब होंगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महिलाओं की भागीदारी को लेकर मोदी सरकार ने ध्यान में रखा है। आधी आबादी ये जिम्मेदारी भी है और साथ लेकर चलने की बात भी है और एक एग्जाम्पल भी सेट किया गया है। 7 महिला जिन्होंने शपथ ली है। साथ ही साथ अब अजीत मंडोला जी, जो अभी तक के आंकड़े हैं, देखिए 71 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने कुल मिलाकर शपथ ली थी। इस बार ये संख्या कहीं ज्यादा 71 पर है। क्या इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि घटक दलों के सहारे इस बार सरकार बनी है, बीजेपी का अपना बहुमत नहीं था, या फिर अलग अलग राज्यों को भी ध्यान में रखा गया है जहां आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं? महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, झारखंड हुआ। मेरा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी चल रहा है, वो क्या चल रहा है वो बड़ा मतलब जब होगा वो फैसला, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भाई जो बड़े फैसले हैं मैं करूंगा, और जिस तरीके से उन्होंने अपना गठन किया, इतना बड़ा जंबो मंत्रिमंडल बनाया है, उससे ये लगता है कि अब दूसरा विस्तार, जैसे अब उन्होंने दूसरे कार्यकाल में दो ही बार कैबिनेट का वो करा था, इस बार तो मुझे लगता है कि वो भी होगा कि नहीं होगा तो अब देखना होगा। लेकिन एक मैसेज तो दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो एक कैबिनेट बनाया वो किसी के दबाव में नहीं बनाया। उन्होंने जो सहयोगी दल हैं उनको, या तो उनके साथ कोई अच्छी बात हो रही है, कोई ऐसी बात सामने नजर नहीं आई जिससे ये लगे कि ये दबाव की है। जैसे एनसीपी का जरूर मैं कह सकता हूँ कि एनसीपी का मामला क्यों फंसा, या इसके पीछे कोई महाराष्ट्र की नई राजनीति होने वाली है, मुझे उस पर भी वो है कि महाराष्ट्र में हो सकता है कोई राजनीतिक फूल खिले, क्योंकि बीजेपी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार चलाने से ज्यादा सबसे बड़ी चुनौती है हरियाणा महाराष्ट्र जीतने की। देखिए अभी मैं सुन रहा था अपने सहयोगी हिमांशु भट्ट जी को,
कि कोई दबाव नहीं है अगर क्या कहते हैं जेडीयू और टीडीपी चले जाती है। देखो ये मैंने देखा है ये कब दल बदल लेते हैं, छोटे छोटे दल कब किसके साथ भाग जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता है। छोटे दल या निर्दलीय ये किसी के सगे नहीं है, कल उन्हें लगेगा कि उधर बड़ा मामला होता है तो उधर चले जाएंगे, इसलिए उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आपको तो विश्वास जेडीयू और टीडीपी पे ही करना पड़ेगा। अगर ये दोनों घटक दल जब तक आपके साथ हैं, आपकी सरकार स्टेबल है, स्थिर है और मजबूत है। और जिस हिसाब से कल मंत्रालय बांटे हैं, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ टीडीपी की बॉडी लैंग्वेज या जेडीयू की बॉडी लैंग्वेज, उससे मुझे लगता है कि मानस बना रखा है कि साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो भी इस समय ठीक नहीं है। एक सरकार बन गई है, कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को समय दिया जाना चाहिए। ये कोशिश अभी से नहीं होनी चाहिए कि तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे अब आप देखिए। और ये नकारात्मक है विपक्ष के हिसाब से, मेरे को लगता है विपक्ष के लिए अच्छा नहीं है। अगर विपक्ष इस समय सकारात्मक राजनीति करेगा तो मेरा ये मानना है कि लेकिन विपक्ष तो कहता है तोड़फोड़ की शुरुआत ही बीजेपी ने की है, अलग अलग राज्यों में जो सरकार तोड़ना फिर अपनी सरकार बनाना, वो कहते हैं शुरुआत तो इनकी ही थी। हालांकि वो इनकार इस बात से नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मजबूती से विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन हाँ अगर मौका मिलेगा तो दरवाजे खुले हैं। नहीं, मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति, देखिए तोड़फोड़ की राजनीति का बहुत लंबा इतिहास है। अगर पुराना इतिहास कांग्रेस के खोलेंगे तो फिर वो परत दर पर खुलती जाएगी, उस पर तो बहस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो समय का जिसको मौका मिलता है लाभ उठाता है। कांग्रेस ने तो कितनी बार 356 का इस्तेमाल किया है, अगर उसके आंकड़े आप निकालेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। कितनी बार सरकारें दल बदल कराई हैं, और हरियाणा तो दल बदल के लिए प्रसिद्ध था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब पहले विपक्ष को ये देखना चाहिए कि अपना एक मजबूत चेहरा बनाए, पहले जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने दिखाई दे कि हाँ भाई ये फेस है, तब वो लड़ाई लड़ने एकजुट होकर सामने आए। अब मैं ये तो ठीक है विपक्ष की बात कि हम लड़ेंगे। अब इस वक्त दिक्कत तो आएगी पार्लियामेंट में। मेरे को लगता है 15 से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाएगा, 2-3 दिन शपथ ग्रहण समारोह चलेगा, फिर एक जो बजट का सत्र आएगा वो। लेकिन इस बार संख्या बढ़ गई है। पहले जो इतनी कम संख्या थी, 100-150 संख्या थी, उसी में उन्होंने कोई सेशन नहीं चलने दिया। यूपीए पार्ट 2 में अगर आप पूरा निकाले रिकॉर्ड तो विपक्ष ने पूरा हंगामा बना के रखा है। और इस समय भी अब जो मैं देख रहा हूँ, जो तेवर है, जो रुख है, एक बड़ी संख्या विपक्ष के पास आ गई। कांग्रेस 99 से 100 हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो चुनाव के दौरान ये जो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव हुआ, इसको लेकर ही हंगामा शुरुआत इसी से होगी। मेरे को लगता है जो अब सत्र आने वाला है 15 जून से, मेरे को लगता है 15-16 जून से, आजकल में डेट फाइनल हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि डगर कठिन है, लेकिन इतनी कठिन नहीं है जिस हिसाब से कोई रिस्क प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिया। कई राज्यों में कोई बदलाव नहीं करा। पुराने 3-3, 4-4 बार के जीते हुए लोगों को एक प्रयोग जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने के दौरान किया, मंत्रालय बांटने के दौरान नहीं किया। अब वो विभाग बांटने में कोई बदलाव करेंगे या कोई रिस्क लेंगे, कोई नई बात देखेंगे, वो मुझे लगता है आसाम या कल तक हमें पता चलेगी। क्योंकि अभी डिपार्टमेंट को लेकर सहयोगी दलों के साथ अब सौदेबाजी होगी मेज में बैठ के कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। मोदी के स्पेशल 71 चुने जा चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। विभागों का बंटवारा आज शाम तक हो जाएगा। मनोहर इसको लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। अलग अलग चेहरे हमने स्क्रीन पर बदल बदल कर दिखाए हैं जिन्होंने कल शपथ ली है, और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं वो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, 7 इसमें